हेलो वेलकम टू स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मी एन वाई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज आपके लिए है 12th पॉलिटिकल साइंस में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एंड पुनर्स्थापना। आपको बता देते हैं आपकी रेगुलर क्लास यहाँ पर अवेलेबल है और भी उसको तुरंत और कंटिन्यू टू डे क्लास चाहिए तो बिल्कुल क्लास को आगे लाइक और शेयर कीजिएगा। बात करेंगे ये जो हम पढ़ रहे हैं आपके स्वतंत्र भारत की राजनीति बुक से पढ़ रहे हैं, स्वतंत्र भारत की राजनीति। ओके, इस बुक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और आज जो अपना ये चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बुक अगर बात करें तो ये आपका 5th चैप्टर है, ठीक है ना। कांग्रेस प्रणाली, पुनर्स्थापना एवं चुनौतियां। यानी कहने का मतलब है कि आपको एक लेसन में पढ़ाया भी था और पता होगा कांग्रेस का एक वर्चस्व था भारत में, यानी कांग्रेस का एकाधिकार था। एक वो समय भी आया जब कांग्रेस अपनी सत्ता खो चुकी थी लगभग, यानी एक बार तो हीरो लेवल था इसका, फिर एक समय आया कि कांग्रेस धीरे धीरे डाउन हो गई एंड उसने वापस कमबैक किया। जैसे मूवी में कोई हीरो डाउनग्रेड हो जाता है एंड अगेन कुछ सुपीरियर पावर के साथ वापस टॉप पे आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ट्रेजेडी की तरह हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कांग्रेस प्रणाली को देखेंगे किस प्रकार से चुनौतियाँ आई इसके सामने, इसको निपटते हुए उन्होंने अपनी कांग्रेस यानी अपनी ताकत, अपनी पार्टी को पुनः स्थापित किया भारत की राजनीति में। तो जैसे बात करें हम यहाँ पर देखने वाले राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपके लिए पॉइंट लेके आए हैं जो इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बुक ही पढ़ेंगे, राजनीतिक उत्तरदायित्व की चुनौती। राजनीतिक उत्तरदायी का मतलब होता है कि भाई इसका आगे कौन बनेगा, तो हम इसको ऐसे लिख दें, उत्तराधिकार लिख देते हैं, उत्तराधिकार, राजनीतिक उत्तराधिकार या उत्तराधिकार की चुनौती। देखिए अब यहां पर अगर आपको बताएं तो आपको जैसे पता होगा कि 1964 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो चुका था। अब जो पहले ऑलवेज स्टार्टिंग से लेकर अब तक 1964 तक कांग्रेस में हमेशा नेहरू जी का प्रभाव और उसकी देख रेख में कांग्रेस ने काफ़ी वर्चस्व और प्रभाव जमाया था। अब वो समय आ गया जब कांग्रेस के कर्ता धर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चले गए थे। अब इस पार्टी को, इस सरकार को और इन बिटवीन गवर्नमेंट में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन इसका उत्तराधिकारी होगा, ये प्रश्न सबके मन में आ रहे थे कि अब कांग्रेस यानी जो विपक्ष वाले दिन सोच रहे थे कि यस अब कांग्रेस के पास कोई भी बैकबोन यानी कहते हैं ना रिप्लेसमेंट में कोई ताकत मौजूद नहीं है जो नेहरू जी की जगह संभाल पाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा दुनिया में हर जगह कोई अगर जाएगा तो उसकी जगह दूसरा आता है, रिप्लेसमेंट हर जगह मौजूद होता है। तो अब यहाँ पर बात करें तो जिस प्रकार से नेहरू जी के बाद उसके उत्तराधिकारी का समाधान किया ना, आलोचक तो थे, जो आलोचना करने वाले थे वो हक्के बक्के रह गए, शौक हो गए, क्योंकि नेहरू जी के रिप्लेसमेंट के तौर पे लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। अब यहाँ पर आपको तो कुछ सिंपल ही और बहुत ही अजीब तरीके से बताएं तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर आपको बताएं तो कांग्रेस के उस समय जो अध्यक्ष थे के कामराज, उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, मैं कुछ पॉइंट आपको नोट करवाऊंगा जो साथ साथ में लिख दीजिएगा। उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे के कामराज, ठीक है, के कामराज उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो फिर उन के कामराज जो कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष थे और वे सांसदों से सलाह मशवरा कर रहे थे कि भाई अब इस घड़ी में हमें किस व्यक्ति को राजनीति का उत्तराधिकारी बना दिया जाए ताकि वह देश की राजनीति और कांग्रेस को लेकर चले। तो उसमें विचारों पर चर्चा होते समय कांग्रेस के ही सदस्य, जो हम कहें कि कांग्रेस के ही सदस्य रह चुके उत्तर प्रदेश के लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर आकर मोहर लगी कि कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री ही है वो इनकी जगह ले सकते, क्योंकि बड़े सादगी और सिद्धांत पर निष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। तो फिर उत्तराधिकारी के रूप में 1964 से लेकर 66 तक भारत की राजनीति और कांग्रेस का नेतृत्व है वो किया लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, ठीक है। अब इनके यानी 1966 के बाद ये भी ताशकंद में जब
संधि के लिए जाते हैं ताशकंद में, यानी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है उसके मध्य जब समझौता होता है, तो ताशकंद जो सोवियत संघ में, वहाँ पर शास्त्री जी समझौते के लिए जाते, तो उसमें वहाँ उनकी तबीयत खराब होने की वजह से देहांत हो जाता है। यानी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहे। ठीक है, अब इनके एक छोटे से कार्यकाल में दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना क्या हुई, 1900 अगर बात करें, वैसे तो जनरली अगर मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी घटना तो इसमें क्या थी कि चीन के साथ उठक पटक मतलब गड़बड़ हो रही थी, तो ये तो आपको पता होगा। तो भारत और चीन युद्ध के कारण हुई आर्थिक परेशानियां हैं बहुत ज़्यादा थी, और इस वजह से यानी पहली समस्या क्या थी कि 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, इस वजह से भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। यानी कहते हैं मुश्किल घड़ी में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी इनके कार्यकाल में समस्या क्या हुई कि 1965 में भारत और पाक युद्ध हुआ। क्या हुआ, भारत और पाक युद्ध हुआ, और इन दो बड़े खतरनाक कंडीशन को बड़े अच्छे से शास्त्री जी ने निभाया, और इन्हीं भारत पाक समझौते को लेकर ये गए थे ताशकंद में। कहाँ गए थे, ताशकंद, नोट कर लीजिएगा, ताशकंद में। वहाँ पर 1967 में भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री जी एंड पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खान, कौन, जनरल अयूब खान के मध्य संधि हुई थी। अब इस दरमियान आपको बता दें, ये अगर पूरी डेट निकला चाहे तो आप लिख सकते हैं 10 जनवरी को हुआ था। ठीक है, यानी नेहरू जी ने अपने छोटे कार्यकाल में काफ़ी अच्छा नेतृत्व किया, इन दो बड़ी समस्याओं को निभाया। और साथ ही साथ आपको पता होगा आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, यानी इनकम अर्निंग खाद्यान्न की कमी थी। दूसरा, भारत पाक युद्ध के समय सैनिकों ने बहुत ही बेमिसाल कार्य किया और भारत जीत गया था। तो आर्थिक कमी यानी देश को खाद्यान्न की कमी कौन पूरा करेगा, किसान, और देश की रक्षा कौन करेगा, सैनिक। ठीक है ना, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट आंसर जो निकल जाता है अपने सामने कि नेहरू जी ने एक हम कहें कि एक नारा दिया था जो आप नोट करेंगे। इस नारे को अगर हम नोट करें तो वो है जय जवान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। देखिए यहाँ पर जय जवान यानी जवानों की जय और किसानों की जय, तभी देश है वो उन्नति करेगा, आगे बढ़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ये यहाँ पर काम सामने आता है। तो इस प्रकार से उन्होंने दो बड़ी चुनौतियों से निपटने में समाधान किया। लेकिन अब हुआ ये कि 1966 के बाद वापस वही स्थिति सामने आ गई जो स्थिति इनके सामने पहले थी। कौन सी स्थिति थी पहले कि नेहरू जी जब चले गए थे उसके बाद वापस कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर सकता था, यह समस्या उनके सामने खड़ी थी। तो शास्त्री जी शॉर्ट टर्म के लिए आए बट वो भी चले गए। अब वापस वही घड़ी आ गई कि कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में होगा। तो अब शास्त्री जी के बाद कौन है जो कांग्रेस का उत्तराधिकारी बनने वाला है, इसी को लेकर हम यहाँ पर आपके सामने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बता रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कांग्रेस के उत्तराधिकारी में अब है शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी, शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी, शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। यानी अब जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के हाथों में आने वाला था। लेकिन ये इजी नहीं था कि इसकी उत्तराधिकारी वो बनेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय कांग्रेस के कुछ अनुभवी जो नेता थे, जो अनुभवी व्यक्ति थे, वे अब चाहते थे कि उन्हें आगे कांग्रेस में आने का और प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, जिसमें इंदिरा गांधी की जो टक्कर है, यानी इंदिरा गांधी जो देश की लीडरशिप बनने वाली थी, उनकी टक्कर होने वाली थी मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के साथ टक्कर होने वाली थी। यानी इन दोनों में मतभेद था कि अब कौन इसका उत्तराधिकारी बनेगा। क्योंकि देखिए मोरारजी अगर हम इनकी बात करें तो ये काफ़ी अनुभवी थे और इनके काफ़ी मतलब राजनीति की समझ थी। बात करें इंदिरा गांधी तो अभी ये युवा थे, युवा का मतलब इन्हें राजनीति की बहुत कम समझ थी। इनके बारे में जैसे अगर देखा जाए तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात।
तो इस प्रकार से इनके पास नॉलेज था। और साथ ही साथ अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के तौर पर ये मंत्री भी रह चुके थे। इसके अगेन हम बात करें इस और इनके पास क्या अनुभव था, तो ये शास्त्री जी के युग में, शास्त्री जी का जो युग था उस समय संचार मंत्री का पदभार इनके पास था। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो अनुभवी मामले में तो ये थे, लेकिन अब आगे क्या होने वाला था, तो कांग्रेस के अंदर ही गुप्त रूप में मतदान हुआ कि अब किसी लीडर चुना जाए। तो कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली जो लोग थे उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी को हम अपना लीडर चुनते हैं, क्योंकि ये कम अनुभवी है तो हम इनके ऊपर राज करेंगे, यानी हम जैसा करेंगे इंदिरा गांधी वैसा करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी कोई भी यहाँ पर सोच हो, उत्तराधिकारी के रूप में ये जो अधिकारी है जो कहें कि ये जो जिम्मेदारी है वो इंदिरा गांधी के पास आती है। तो इस प्रकार से गुप्त मतदान में जब गुप्त मतदान होता है तो गुप्त मतदान के अंतर्गत मोरारजी देसाई हैं वो हार जाते हैं। और उस समय कम समय के लिए, यानी 1966 में जब शास्त्री जी चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उस कड़ी में उस खड्डे को भरने के लिए कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो गुप्त मतदान में निर्णय हो जाता है इंदिरा गांधी। कौन यहाँ पर इसका कार्यभार संभालेंगे, इंदिरा गांधी संभालेंगे। तो इस प्रकार से नए प्रधानमंत्री बहुत ही कम अनुभवी थी। और अगर देखा जाए तो इन शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में बहुत ही कम समय तक ये रही, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेताओं ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया और वे उस समय के लिए प्रधानमंत्री रही। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर बात करें कि आगे 1967 में जो ये चुनाव था, तीसरा चुनाव, ठीक है ना, वो चुनाव लगभग खत्म हो चुका था। यानी अब वापस कांग्रेस की एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी, अग्नि परीक्षा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद के रूप में कार्य तो किया, लेकिन हम कहें कि उत्तराधिकारी के रूप में इंदिरा गांधी ने ये बागडोर तो संभाली। अब सामने आने वाला था चौथा आम चुनाव, तब कांग्रेस की परीक्षा होने वाली थी, चौथा आम चुनाव। और चौथा आम चुनाव था 1967। अब देखिए इस चुनाव में बहुत चीज़ें बदल चुकी थी। जो कांग्रेस शुरुआत में राज करती थी, यानी शक्तिशाली थी, इसके सामने कोई दूसरी पार्टी टिक नहीं पाती थी, इतनी ज़बरदस्त सीटें ये जीत पाती थी। ठीक है, तो अब यानी पहला चुनाव हुआ था, आपको पता होगा 1952, फिर 1957 और 1962। तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस टॉप लेवल थी और बहुत ज़्यादा सीटें इनके पास थी, तो इनके सामने कोई भी दल टिक नहीं पाया था। लेकिन समय का फेर देखिए कि 1967 का जब चुनाव आया ना, तो चीज़ें काफ़ी बदल चुकी थी, क्योंकि अब कांग्रेस बिना नेहरू जी के चुनाव में उतरी थी। नए प्रधानमंत्री जो थे, इसके अलावा कांग्रेस के अंदर ही दो गुट बन गए थे। एक गुट तो मोरारजी देसाई की ओर था, एक गुट था इंदिरा गांधी की ओर, और कांग्रेस के अंदर ही वे आपस में बंटने वाले थे, क्योंकि कुछ इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते, कुछ और बनाना चाहते थे। इस प्रकार से ये एक उथल पथल और बदलाव का दौर था। क्या कहेंगे, ये चुनाव काफ़ी बदलाव का दौर था। अगर हम कहें तो इस चुनाव में काफ़ी बदलाव हो चुके थे, यानी कुछ चीज़ें हैं जो बदल चुकी थी और उस नई चीज़ों के साथ यहाँ पर कार्य करना था। और इसके अलावा अब देखा जाए तो ये चुनाव होने के बाद देश की स्थिति तो वैसे काफ़ी भी कठिन थी, क्योंकि आर्थिक स्तर काफ़ी डाउन हो चुका था। और इसके अलावा देश को विकास के लिए नियोजन की विकास अपनाना था, यानी नियोजन आर्थिक विकास के लिए सैन्य मदद लगानी थी। यहाँ पर इस स्थिति बदल चुकी थी कि सिर्फ राजनीति में ही उथल पुथल नहीं थी, देश की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। और अगर देखा जाए तो उस समय, यानी जिस समय की हम बात करें, इस समय क्या था कि एक अमेरिकी डॉलर की जो कीमत है वो भारत में 5 रुपये थी। भारत का 5 रुपये एक अमेरिकी डॉलर। लेकिन स्थिति कमज़ोर थी, आर्थिक स्थिति को मजबूर करने के लिए अपने ही रुपये का क्या किया गया, अवमूल्यन किया गया। क्या किया गया, अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन का मतलब होता है कि पैसों में कमी, यानी अब $1 की कीमत 7 रुपये कर दी गई। अमेरिका का $1 हमारे 7 रुपये के बराबर हो गया, क्योंकि इस प्रकार से इन्वेस्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा और देश एक मजबूत हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब देखो यहाँ पर जब समस्या होगी खाने पीने की होगी तो हड़ताल होगी, घटनाएं होगी और राजनीति, यानी कोई भी काम है वो रुकने की व्यवस्था थी। ये 1967 के चुनाव में होने वाला था और हो भी रहा था। तो अब इस घड़ी में जब चौथा आम चुनाव था और
यहाँ पर कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसको लेकर कांग्रेस है वह अपने आप में ही दुविधा में थी। और ये वो समय था जब विपक्ष पार्टी को मौका मिला। उन्होंने देखा कि अब कांग्रेस अंदर ही टूट चुकी, कमज़ोर हो चुकी है, तो हम जो दूसरे दल है ना वो सत्ता में आने का मौका देख रहे थे कि हम अब सत्ता में आएंगे। तो इस समय शुरू होता है गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद, ध्यान रखिएगा, गैर कांग्रेसवाद का मीन्स होता है कि कांग्रेस के अलावा दूसरे दल जो कांग्रेस के विरोधी विचार रखते हैं उन विचारों को कहता है गैर कांग्रेसवाद। तो देश की स्थिति काफ़ी बदल चुकी थी क्योंकि अब कांग्रेस के बजाय विपक्षी दल हैं वो जन सुनवाई कर रहे थे, यानी जन की अगुवाई कर रहे थे कांग्रेस के विपक्षी। तो गैर कांग्रेसवाद का मतलब है विपक्ष दलों द्वारा अपनाई गई नीति विचार को गैर कांग्रेसवाद कहा जाने लगा। समझ में आ गया? गैर कांग्रेसवाद का मतलब है कि विपक्ष दल कांग्रेस के अलावा जो अन्य दल है उसे कहते हैं गैर कांग्रेस, और वे कांग्रेस के विरोधी विचार अपनाते हैं, तो वाद यानी विचार होता है। तो विपक्ष दलों के द्वारा अपनाई गई नीति या विचार को गैर कांग्रेसवाद कहा जाने लगा। ठीक है, और इस प्रकार से अब इस दौर में कांग्रेस आपस में ही बढ़ चुकी थी, तो दूसरे दलों ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने एक नीति अपनाई गैर कांग्रेसवाद। तो अब मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि ये गैर कांग्रेसवाद शब्द किसने गढ़ा या किसने इस गैर कांग्रेसवाद शब्द को नाम दिया, कि जो कांग्रेस के विरोधी दल जो नीति चला रहे अपना रहे हैं उसको एक नाम दिया गैर कांग्रेसवाद। ये किसने दिया? समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने विपक्षियों के द्वारा जिस प्रकार की जो विचारधारा अपनाई उसको गैर कांग्रेसवाद नाम दिया। तो समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार से गैर कांग्रेसवाद की व्यवस्था भारत की राजनीति में शुरू होती है। और गैर कांग्रेसवाद यानी जो कांग्रेस के उल्टे जो यानी दूसरे जो दल थे वो कह रहे थे कि कांग्रेस अब अलोकतांत्रिक हो चुकी है और गरीबों के हितों के विरुद्ध काम कर रही है। इस प्रकार से ये एक ऐसी विचारधारा बन चुकी थी जो कांग्रेस को अब केंद्र सरकार में आना या आने नहीं देना चाहती थी। मतलब अब कांग्रेस नहीं जीते, दूसरे दल जीते, तो दूसरे दलों ने कांग्रेस को हटाने के लिए रास्ता जो अपनाया, जो विचार अपनाया, उसी को हम गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बारी है चुनाव की, कि कांग्रेस भी आपस में बढ़ चुकी थी, कांग्रेस भी दो धर्मों में हो चुकी थी। यानी कहने का मतलब है कांग्रेस अपने आप में ही दो विचारधाराओं में बढ़ चुकी थी। ठीक है ना, एक तो था कांग्रेस वाला दल, एक कांग्रेस विरोधी दल भी था। अब यहाँ पर बात करें कि चुनाव का समय भी आ गया, यानी चुनाव। तो अब मैं यहाँ पर आपको इस नेक्स्ट समझा रहा हूँ। स्वतः आम चुनाव का रिजल्ट क्या निकला, चुनाव का जनादेश, चुनाव का जनादेश यानी चुनाव होने के बाद जनता का क्या आदेश था, कौन सरकार बनाएगा। तो स्वतः आम चुनाव जो है वो फरवरी 1967 में होता है। फरवरी, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। यानी फरवरी 1967 में ये जो चुनाव है वो शुरू हो जाता है फरवरी माह में। और स्वतः आम चुनाव में पहली बार बिना कांग्रेस के, मतलब बिना नेहरू जी के कांग्रेस है वो चुनाव में भाग लेती है। और जिस प्रकार से दूसरे दलों ने कांग्रेस की विरुद्ध जो नीति अपनाई उस अकॉर्डिंग कांग्रेस का जो पहले का जो घटनाक्रम बदलने वाला था, यानी समीकरण बदलने वाला था और अब कुछ नया होने वाला था कि कांग्रेस की राजनीति में काफ़ी फेरबदल होने वाला था। तो देखिए हुआ क्या कि कुछ पर्यवेक्षक, या हम कहें कि पर्यवेक्षक का मतलब जो कुछ राजनीतिज्ञ जो थे जो भारत की राजनीति में टिप्पणी कर रहे थे, उन्होंने जब 1967 का जो चुनाव आया ना, उस चुनाव का जो परिणाम आया, क्या आया, परिणाम, यहाँ पर लिख देता हूँ, चुनाव परिणाम आया। इस परिणाम को देखते हुए
कुछ राजनीतिज्ञों ने टिप्पणी करी राजनीतिक भूकंप। क्या नाम दिया? राजनीतिक भूकंप। ठीक है ना, यानी काफ़ी हलचल हो चुकी थी। जो कांग्रेस एक समय राज करती थी उसको वोट मन चाहे भर के वोट आते थे। अब एक ऐसा दौर आया जब कांग्रेस वोट के लिए तरस रही थी। यानी यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये हुआ कि केंद्र सरकार में तो जैसे तैसे करके कांग्रेस ने अपनी सीट बचा ली, लेकिन विभिन्न भारत के राज्यों में कांग्रेस अपनी सीटें खो चुकी थी। एक वो दौर था जब कांग्रेस के पास सभी राज्यों में सीटें थी और सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती थी। लेकिन 1967 के चुनाव और ये घटनाक्रम की वजह से एक ऐसा दौर आ चुका था कि इस चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को अपनी केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए बहुत कोशिश करने लगी और कहते हैं जैसे तैसे करके केंद्र में तो कांग्रेस आ चुकी थी, लेकिन काफ़ी राज्यों में कांग्रेस अपनी सीट खो चुकी थी। और इसमें इस बात करें कि कांग्रेस के खुद बड़े बड़े जो नेता थे ना, वो भी कांग्रेस में हार चुके थे। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको बताऊं तो तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र SK पाटिल, पश्चिमी बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से KB सहाय, जो कांग्रेस के एक स्टार नेता हुआ करते थे, वो भी इस चुनाव में हार चुके थे। तो इस प्रकार से मैं आपको भारत की उस एक नक्शे को बताना चाहूँगा जो स्थिति बयां करता है कि कांग्रेस किस कदर भारत के राज्यों से सिमट चुकी थी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो येलो कलर दिख रहा है ना, येलो कलर में राज्यों की बात करें 1967 देख क्या लिखा है, वे प्रदेश जहाँ कांग्रेस को 1967 के सुधार चुनाव में बहुमत मिला। तो येलो कलर में तो कांग्रेस पूरी बहुमत में थी, यानी उसकी सत्ता, उसकी सरकार बनी वोटों के आधार पर। लेकिन जो रेड कलर दिख रहा है ना, रेड कलर वो एरिया है जहाँ पर कांग्रेस अपनी सत्ता खो चुकी थी, अकेले मिलकर सरकार नहीं बना पा रही। या तो कांग्रेस ने किसी दूसरे छोटे दल के साथ मिलकर गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई, या फिर बात करें कि कांग्रेस अपनी सत्ता यहाँ से खो चुकी थी। एक अकेली कांग्रेस मान लीजिए 100 में से 80 वोट लेके जीत रही थी। अब ऐसा दौर था कि 40 वोट भी नहीं आ पा रहे। तो ये जो रेड जोन है वो बयां करते हैं कि भारत की स्थिति है वो कमज़ोर हो चुकी थी। अब देखो मैं कुछ आपको क्षेत्र बता देता हूँ कि कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला था। तो बहुत बड़ा होता कि 7 राज्य उनके हाथ से चले जाते हैं। और इसके अलावा 2 अन्य राज्य की अगर बात करें तो उसमें भी कांग्रेस को अकेले बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने 2 राज्यों में कैसे न कैसे करके गठबंधन करने की कोशिश की। यानी 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण ये पार्टी सरकार में नहीं आ नहीं पाई। तो इस प्रकार 2 राज्य और थे, टोटल मिलाकर 9 राज्य थे जहां पर कांग्रेस सरकार नहीं आई। कांग्रेस सरकार नहीं आ पाई, ठीक है, कांग्रेस सरकार नहीं आ पाई। तो अब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कांग्रेस अपनी सीटें खो चुकी थी। तो देखो कुछ एक मैं आपको वैसे लिखवा देता हूँ। जैसे बात करते हैं पंजाब वो इलाका था जब कांग्रेस अपनी सीटें खो चुकी थी। इसके अलावा बात करें हरियाणा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है ना, फटाफट से आप नोट कर लीजिएगा। हरियाणा ये भी वो इलाका था जहाँ अपनी सीटें खो चुकी थी। इसके अलावा यूपी, उत्तर प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश। इसके अलावा बिहार क्षेत्र भी था जहाँ कांग्रेस सिमट चुकी थी। इसके अलावा बात करें पश्चिमी बंगाल, कौन सी, पश्चिमी बंगाल जो इलाका है वहाँ पर भी सीटें खो चुकी थी। नेक्स्ट बात करें उड़ीसा के अलावा बात करें मद्रास, उड़ीसा के अलावा मद्रास, और लास्ट में बात करते केरल। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 वो इलाके थे जहाँ कांग्रेस अपनी सत्ता खो चुकी थी। और इस प्रकार से कांग्रेस की अपनी स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए तो अन्य 8 राज्य तो थे, यानी केरल को छोड़कर यहाँ पर बात करें तो केरल को छोड़कर जो अन्य जो 8 राज्य है ना, वो विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की सरकार बनी। कहने का मतलब है कि ये जो 8 राज्य है ना, यहाँ पर तो कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे दलों ने अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना दी, गैर कांग्रेस वाले। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपली बताऊँ कि केरल एक ऐसा राज्य था भारत का जहाँ सबसे पहले
कांग्रेस के अलावा किसी एक पार्टी की सरकार बनी, गठबंधनी सरकार बनी, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ टाइम केरल में ही गैर कांग्रेसवाद की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से आप ये तो समझ चुके होंगे कि ये वो दौर था जब गठबंधन का दौर शुरू होता है। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में, यहाँ तक तो आपको रिजल्ट तो समझ ही आ चुका होगा कि कांग्रेस काफ़ी हद तक अपनी सीटें खो चुकी थी। अब बात करते हैं कि ऐसे समय में गठबंधन की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? गठबंधन। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यानी गठबंधन। गठबंधन तो आपको पता है ना, गठबंधन। देखो, गठबंधन का मतलब होता है कि जब, कहने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए 100 सीटें, कितनी? 100 सीटें। अब 100 सीटों में से किसी भी दल को कम से कम 50% सीटें +1 होनी चाहिए। 100 का 50% मतलब 50 सीटें +1, यानी 100 में से 51 सीटें, 51 सीट जिस दल के पास होगी वो सरकार बनाएगी। अब मान लीजिए कि चुनाव हुआ तो ए को मिल गई 40, ठीक है, बी को मिल गई 10, यानी यहाँ पर ए मान लीजिए, ये बी है, ये सी है, ये डी। अब इसकी बात करें, इसको मिल गई 30, इसको मिल गई 20। इस प्रकार से 100 सीटें थी जिसमें से अलग अलग दल को अलग अलग सीटें मिली। अब बताइए कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? ए, बी, सी या डी? आपको पता है सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 51 सीट। 100 में से मतलब 51 चाहिए। ऐसे ही मतलब हम कहते हैं बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? बहुमत। जिस पार्टी के पास बहुमत होता है वही सरकार बनाती है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए किसी के पास बहुमत नहीं है, अब कैसे सरकार बनेगी? तब ऐसी कंडीशन में भारत की राजनीति में एक व्यवस्था शुरू होती है, एक सिस्टम शुरू होता है, वो है गठबंधन। गठबंधन का मतलब है कि हमें किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ जाना है ताकि हमारा आंकड़ा है वो 51 सीट यानी 50% यानी बहुमत तक हो जाए। तो इस प्रकार या तो ये तीनों पार्टी मिलेंगी तो 60 सीट हो जाएगी, यानी सरकार बना सकते हैं, या फिर ये दोनों मिलकर 50 सीटें, फिर भी 50 नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब है कि या तो ABC बने या ये और ये 3 पार्टी बनते हैं तो कितनी सीटें होती है? 30। और इस प्रकार से बहुमत 50%, 51 सीटें होती है, उससे भी ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से 60 सीटें और 3 पार्टी आपस में मिलकर जब सरकार बनाती है तो उसे कहते हैं गठबंधन। क्या कहते हैं? गठबंधन। तो अब देखिए ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि कांग्रेस को तो चुनाव में जीत मिली नहीं और कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन करना नहीं चाहता था, क्योंकि दूसरी पार्टी तो कांग्रेस को निकालना चाहती थी। तो मान लीजिए ये कांग्रेस है, ये क्या है? कांग्रेस। तो कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियों ने गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस के अलावा जैसे मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी, इन पार्टियों ने आपस में गठबंधन किया, क्योंकि देखिए कांग्रेस तो सरकार में आ नहीं पाई, अब दूसरी पार्टियां भी सरकार में नहीं आ पाती, तो उन्होंने तरीका क्या अपनाया कि आपस में ये मिल गए और सभी सीटें मिलाकर ये गठबंधन के दौर में आए। तो इस प्रकार से गठबंधन की शुरुआत होती है। तो भारत की राजनीति में प्रश्न आ सकता है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन की शुरुआत कब से होती है? 1967 से होती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप। अब देखिए कुछ एक मैं आपको गठबंधन बताता हूँ भारत की राजनीति से जुड़े। तो एक तो है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। ये पॉपुलर यूनाइटेड जो फ्रंट है ये पंजाब में संयुक्त विधायकों का एक दल था। कहाँ पर? पंजाब में संयुक्त विधायकों का दल था। समझ में आ गया? यानी इस प्रकार से कांग्रेस की जो अलग अलग दलों ने आपस में मिलकर अपना गठबंधन बनाया था, उसका नाम दिया पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है, ये गठबंधन था। इसी प्रकार एक और गठबंधन हुआ अकाली संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप का। अकाली संत ग्रुप एवं मास्टर ग्रुप, इस प्रकार इन दोनों का गठबंधन बना। एक और गठबंधन था जैसे साम्यवादी दल जो थे। कौन से दल? साम्यवादी दल, CPIM का मतलब होता है कि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, CPIM और CPI ओरिजिनल, इस प्रकार से दो दल, CPIM एक था CPI, ये हो गया। इसके अलावा जैसे बात करें ASP, एक और दल था ASP। ठीक है, एक और इसके साथ मिला वो था रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक भारतीय जनसंघ, भारतीय जन
संघ। यहाँ पर अगर बात करें तो आपको समझ में आ गया, 2 साम्यवादी दल तो मैंने समझा दिए, 1 और 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से टोटल मिलाकर ये मास्टर ग्रुप भी जुड़े, यानी 7 पार्टियों ने आपस में मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया था। और ये गठबंधन की जो शुरुआत है इस प्रकार से भारत की राजनीति में होती है। समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं, आपके लिए एक प्रश्न आएगा, छोटा प्रश्न एग्जाम में, दल बदल क्या है? दल बदल बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटा सा याद रखिएगा, दल बदल। तो दल बदल की शुरुआत भारत की राजनीति में, भारत की राजनीति में दल बदल की शुरुआत कब होती है? 1967 से होती है। देखो दल बदल क्या होता है कि ये एक दल है, ठीक है, और ये एक दूसरा दल है बी। कोई व्यक्ति ए पार्टी के टिकट से चुनाव जीत जाता है। कोई व्यक्ति ए पार्टी के टिकट से कोई व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्ति है, ए पार्टी की ओर से उसे टिकट मिला और ए पार्टी का टिकट मिला तो वो क्या हो गया? जीत गया, ठीक है। और जीतने के बाद ये जो व्यक्ति है, जीतने के बाद किस पार्टी में चला गया? बी पार्टी में चला गया। इस प्रकार से एक दल से दूसरे दल में जाना, एक दल से दूसरे दल में जाना, यानी एक दल से दूसरे दल में जाना, तो दल क्या कर दिया इसने? बदल दिया, दल बदल दिया। ए पार्टी से तो टिकट लिया इसने, टिकट लेने के बाद जीत गया, जीतने के बाद ये व्यक्ति चला गया बी पार्टी में। इस प्रकार से दल बदल दिया, यह है दल बदल। अब ये दल बदल की शुरुआत क्यों होती है और दल बदल भारत की राजनीति का नुकसान क्यों है? जैसे मान लीजिए ए पार्टी की टोटल जो मेंबर थे 100 में से 51 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 51 मेंबर ने चुनाव जीता। अब 51 में से एक व्यक्ति जो जीतने के बाद बी पार्टी में चला जाएगा, यानी यहाँ पे 50 हो जाएंगे क्योंकि एक इधर चला गया, तो इस प्रकार से 50 हो गया, यानी बहुमत नहीं है, 51 सीटें नहीं, तो सरकार गिर जाती थी। इस प्रकार से ये राजनीति में गलत था कि कोई व्यक्ति अपने पार्टी के नाम पे वोट लेता है और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जाता है, ये गलत है, यानी दोगलापन, ये गलत नीति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब दल बदल की शुरुआत थी वो भारतीय राजनीति की गलत था। अब देखो दल बदल की जो शुरुआत है वो भारत की राजनीति में 1967 से शुरू होती है, लेकिन प्रश्न है कहाँ से? तो ध्यान रखना, हरियाणा से कहावत थी, हरियाणा में एक व्यक्ति था गयाराम, हरियाणा में एक व्यक्ति था गयाराम, जो कांग्रेस का सदस्य था, कांग्रेस पार्टी का। किस पार्टी का सदस्य था? कांग्रेस। यानी शुरुआत हरियाणा से होती, क्योंकि हरियाणा में 1967 के अंतर्गत जब चुनाव होता है ना, तो उसमें हरियाणा का गयाराम व्यक्ति वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतता है, ठीक है। जब कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतता है, इसके बाद वो क्या करता है? यूनाइटेड फ्रंट में गयाराम कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतता है और जीतने के बाद वो कौन सी पार्टी में आ जाता है? यूनाइटेड फ्रंट में। यूनाइटेड फ्रंट में आने के बाद उसे जमता नहीं और वापस कहाँ चला जाता है? वो कांग्रेस में। यानी कांग्रेस में वापस जाने की 9 घंटे कांग्रेस में वापस आ गया ये, तो कांग्रेस में वापस आने के 9 घंटे बाद ही ये वापस किस में आ जाता है? यूनाइटेड फ्रंट में। ओके, अब फिर क्या होता है कि उस समय कांग्रेस के जो वहाँ की जो भाजपा पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी होती है, जो उसके अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का जैसे मैं यहाँ पर सिंपली नाम ही बता दूँ जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे, ठीक है ना। इस समय वहाँ के जो प्रमुख नेता जो व्यक्ति थे जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, कांग्रेस के नेता थे राव वीरेंद्र सिंह। ये क्या करते हैं कि कांग्रेस की मीटिंग ले रहे होते हैं, तब कांग्रेस के कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि गयाराम जो था उसका वापस कांग्रेस में आने की मंशा है। गयाराम जो वापस आया था ना, अब सुनने में आ रहा है वीरेंद्र सिंह जी के गयाराम वापस आ रहा है, तो वीरेंद्र सिंह जी एक कटाक्ष करते हैं, कहते हैं गयाराम गया था, अब वापस कांग्रेस आ रहा, मतलब अब वो क्या है? आया राम है। क्या है? आया राम। तो इस प्रकार से दल बदल की इस कारण से, इस उथल पुथल की इस व्यक्ति की वजह से कहावत शुरू हो जाती है, गया राम आया राम, गया था अब आ गया, तो गया राम आया राम की शुरुआत होती है।
अब इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से बेमिसाल और ग्रेटनेसफुली एफर्ट डालकर आपके लिए जो क्लास बनाई है, इसको पूरा एंजॉय लीजिए, इसके नोट्स बनाइए और कुछ भी हेल्प हो तो बताइए। बाकी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा आगे क्लास जाएगी ना, उतने ही जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।